देखो हमारे पास हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि Na2SO4.X H2O। ये वैसे एक तरह का सॉल्ट है, ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। उसमें हमने जो मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो प्रेजेंट है एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो हमने यहां से गायब कर दिया, ठीक है ना। वो एक्स लिख दिया, वो आपको कैलकुलेट करना है। वाटर के परसेंटेज दे दिए 55.9 बाय मास। इसी तरीके से FeSO4.X में भी हमने परसेंटेज H2 दिए 45.32%। दोनों में अपने को x कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करता हूं, इधर ये और इधर ये सॉल्व कर देते हैं। तो सोचो यहाँ पे H2O के परसेंटेज दे रखे, तो सबसे पहले मैं मोलर मास निकाल लेता हूं, है ना। मोलर मास निकालता हूं किसका? Na2SO4.X H2O का। अब मुझे बताओ सोडियम कितना होता है? सोडियम का मास होता है 23, तो 2 इंटू 23 प्लस SO4 कितना होता है? 96, हम कई बार निकाल चुके हैं, ठीक है ना। सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64, तो 96 होगा प्लस 18x। अब इसको बोलो देखो 46 और 96, 40, क्योंकि ये 46 और ये 96 कितना हो जाएगा बताओ? 142 प्लस 18x, ठीक है। अब आपको क्या करना है? परसेंटेज H2O का फॉर्मूला याद है ना, परसेंटेज एंटिटी। तो परसेंटेज एंटिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं n, तो बताओ इस मॉलिक्यूल n मतलब नंबर ऑफ एंटिटी, कितने नंबर ऑफ एंटिटी इसके अंदर? x। तो ये x इंटू मोलर मास ऑफ एंटिटी, कितना है मोलर मास H2O का? 18 सर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 142 प्लस 18x इंटू 100। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? ये दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी 55.9%, ठीक है ना, ये गिवन। तो अपने पास जो x की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 10 आती है। कितनी आएगी? इसको कैलकुलेट कर लेना। x की वैल्यू अपने पास 10 आएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये कंपटीशन में आ चुका है, ठीक है ना, नीट में या आया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से FeSO4.X H2O में देखते हैं। H2O का परसेंटेज दे रखा है, क्या करें बताओ? वही मोलर मास निकालें सबसे पहले। Fe का मोलर मास होता है क्या? 56, सल्फेट को लेते हैं 96 और ये होगा 18x, ठीक है ना। 56 और 96 ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ? 152 प्लस 18x, ठीक है ना। अब हमें चाहिए क्या? परसेंटेज H2 वाला फॉर्मूला, वापस वही पैटर्न है। x की वैल्यू नंबर ऑफ एंटिटी x है, इनटू क्या आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 152 प्लस 18x इंटू 100। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। IIT में इंटीजर पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चंस। और देखो आप सभी लोग म्यूट हो जाएं, थोड़ी बहुत आवाज बीच में आ रही है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है? चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं। देखो अब देखो इधर मैंने क्या कहा, आप सभी स्टूडेंट अपना ऑडियो म्यूट करें, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, मैं क्या कह रहा हूं, आप मुझे लगता है सुन नहीं रहे हैं। ऑडियो म्यूट करें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन जो है IIT में भी आ रखा है, उस समय आया था जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे 2001-2002 के आसपास का क्वेश्चन है, बट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपने हीमोग्लोबिन के बारे में सुना ही होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और अरे तो बेटा आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ नहीं रहे, आप म्यूट हो जाओ, मेरी आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। अब देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। हमने कहा हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर एक क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसमें Fe होता है, और Fe के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। O2 Fe के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है सेल्स के पास, और वहां पे क्या होता है? वो एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। तो ब्लड में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए Fe चाहिए, और Fe मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। तो हीमोग्लोबिन में Fe कितना प्रेजेंट होता है? 0.33% बाय मास से प्रेजेंट होता है। मोलर मास कितना होता है हीमोग्लोबिन का? ये गिवन है क्वेश्चन में 67200।
तो फाइंड नंबर ऑफ Fe एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज Fe, परसेंटेज Fe इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ Fe एटम इनटू मोलर मास ऑफ Fe कितना है 56। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ढंग से सुनना, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को। मेरे पास हीमोग्लोबिन में लेट नंबर ऑफ Fe इज n, तो आपको पता है n इंटू मोलर मास ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो बताओ n इंटू 56 डिवाइड बाय 67200 इंटू 100, और ये हमारे पास आएगा 0.33। 0.33 को हम नियरली 1/3 ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहे सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2020 है, ये जाएगा कितने टाइम्स 12 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4 एटम्स। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 Fe एटम्स होते हैं, और ये हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा, और ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। तो हमें ओवरऑल बड़ी पिक्चर में देखें तो फॉर्मूला याद रखना है क्या, नंबर ऑफ एंटिटी इंटू मोलर मास ऑफ एंटिटी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपने पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, लिखो जल्दी इसको, कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहां पे आएगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम MW ऑफ कंपाउंड। अच्छा, मिनिमम MW ऑफ कंपाउंड के अंदर हम देखें तो वो क्या होगा, हमारे पास परसेंटेज ऑफ एंटिटी होगा इंटू क्या हो जाएगा n इंटू हमारे पास क्या होता है MW ऑफ एंटिटी अपॉन क्या होता है MW ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो यहां पे फॉर मिनिमम मोलर मास, फॉर मिनिमम MW, जो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। और वो क्यों होता है वो देखो, जैसे मैंने कहा मेरे पास क्या है, मेरे पास हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में Fe प्रेजेंट है, तो बताओ मिनिमम Fe कितने होंगे हीमोग्लोबिन में, बताओ मिनिमम से मिनिमम बताओ 1 होगा। बस वही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसके मास दे दिया और बोला मिनिमम मोलर मास निकालो, तो वो एलिमेंट कम से कम एक मॉलिक्यूल में एक एटम हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम, ठीक है ना। तो हम एक्सपेक्ट अगर एक कर रहे हैं तो n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 लेनी पड़ेगी। सिंपल सी क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, फाइंड MW ऑफ, फाइंड मिनिमम MW ऑफ कंपाउंड containing first point 1.6% sulfur by mass, 6.2% phosphorus by mass। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। सल्फर का मास होता है 32, तो यहां पे मैं परसेंटेज सल्फर इक्वल टू क्या होगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए लेते हैं n की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे लिख देते हैं n इक्वल टू 1। तो 1 इंटू कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ,
32 डिवाइडेड बाय, बोलो, डिवाइड बाय MW ऑफ कंपाउंड इंटू 100 इक्वल टू 1.6, ठीक है ना। तो बताओ कितना आ रहा है MW, बताओ। 200 कितना आएगा? 2000 नहीं आएगा, 1.6 है ना बेटा, ठीक है ना, 2000। और इसी तरीके से ये कर लेते हैं, सेकंड वाले का आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस दे रखा है तो कितना आएगा, परसेंटेज फास्फोरस इक्वल टू आएगा क्या, 1 इंटू 1 इंटू 31, फास्फोरस का मास 31 होता है मोलर मास, और यहां पे आ जाएगा अपन MW इंटू 100 इक्वल टू 6.2, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें तो MW कितना आएगा हमारे पास, 3100 अपॉन 6.2। तो बताओ कितना आएगा आंसर, बताओ। 5 कितना, 500, ठीक है। चलो लिख दो, ये जल्दी लिखो इसको। तो बुकलेट के अंदर देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज की, ठीक है ना। तो देखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, अब आप सभी को पता है, बताओ गैस क्या होती है। सबसे पहले तो गैस के बीच में जो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, मतलब एक दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सबसे कम होता है सॉलिड में, वो इतने क्लोज होते हैं कि मॉलिक्यूल केवल अपने पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लिक्विड में क्या होता है, वो वाइब्रेशन के अलावा थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, और गैस में क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा है इसलिए मूवमेंट भी बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब गैस पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और गैस की खुद की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी डोमिनेटिंग होती है, इसलिए गैस पार्टिकल जो होता है जहां पे भी रखेंगे उस पूरे स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि गैस पार्टिकल जो होते हैं वो ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं, वो आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल पे भी कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। आपस में कोलाइड करते हैं और वॉल पे कोलाइड करते हैं। जब वो वॉल पे कोलाइड करते हैं तो एक फोर्स जनरेट करते हैं, क्योंकि मास होता है, मोमेंटम बनेगा, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। तो व्हेन गैस पार्टिकल स्ट्राइक्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर देन दे एक्सर्ट प्रेशर। तो ये अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गैस पार्टिकल पे ग्रेविटी का इफेक्ट एक शॉर्ट रीजन के अंदर नहीं होता है। जैसे मैंने कहा एक रूम में गैसेज है ना, रूम में जो गैसेज हैं वो जो है वो पूरा का पूरा गैस क्या हो रही है, फैली हुई है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रूम में बॉटम पे गैस की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और टॉप वाले पे कम मिलेगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, ठीक है। बहुत बड़े हाइट की बात करें, जैसे हिमालय पे चले जाएं और ग्राउंड लेवल पे, तो डेंसिटी का फर्क आता है, लेकिन इन जनरल एक कंटेनर के अंदर गैस जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है ना। हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है और एक होमोजीनियस भी होती है, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब इस तरह से मिक्स होती है कि हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये होता है होमोजीनियस, ठीक। इस तरह से हमारे पास गैस की ये प्रॉपर्टी हो गई। और गैस की प्रॉपर्टी है कि गैस के पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा हम मान के चलते हैं, इलास्टिक कोलिजन जैसा मान के चलते हैं। तो ये हमारे पास गैस की कुछ प्रॉपर्टीज है। गैस में हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो लिक्विफाई भी हो सकती है अगर टेम्परेचर बहुत हाई नहीं हो, टेम्परेचर उतना हो जो उसके लिक्विफिकेशन को अलाउ करे, ठीक है ना। तो जनरली हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं लो टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर हाई है, मान लेते हैं कि CO2 गैस ले लिया और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ले लिया, तो अब मैं उस पर कितना ही प्रेशर लगा दूं वो गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। आ रही बात समझ में? ये इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इतनी एनर्जी दे देता है कि गैस पार्टिकल पास में आ तो गए, लेकिन वो उस फोर्स से वो होल्ड नहीं कर सकते, एक सिस्टम को होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टेम्परेचर जो है होल्ड करने वाले जो फोर्स है या एनर्जी है उससे ज्यादा है, तो वो बॉन्ड तो टूटा हुआ ही है। ये एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे मैग्नेट के दोनों सेम बॉल को पास में लेके आओ तो फोर्स से आप पास में तो चिपका दोगे, लेकिन जैसे ही हटाओगे वो दूर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे होता है कि जो टेम्परेचर अवेलेबल है वो उस गैस पार्टिकल को दूर ले जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्टेब्लिश होने ही नहीं देता, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है एनर्जी वाला,
जो पार्टिकल को दूर ले जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फैक्टर वाला डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इन गैस की एक प्रॉपर्टी आ गई। अब क्या आता है, कुछ इसमें मेजरमेंट्स आते हैं। अब मेजरमेंट्स जो है वो मैं मानता हूं, एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोग खुद ही देख लोगे। मेजरमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेजरमेंट, बुकलेट को जरूर देखना है इसमें ना, मैं ज्यादा डिटेल से नहीं बताने वाला इसमें, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 9th 10th में पढ़ चुके हो। सबसे पहले मास की बात करें, ठीक है। बताओ मास की यूनिट क्या क्या होती है। मास की यूनिट देखो, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो बताओ एसआई यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अदर यूनिट देखें तो सीजीएस में देख ले तो ग्राम, ठीक है ना। ये सब पता है, इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में लेंगे, बस ये वर्ड्स मुझे बताने। सेकंड आ जाएगा अपने पास क्या, वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम की बात करें, बताओ वॉल्यूम की क्या यूनिट होती है, मीटर क्यूब। बिल्कुल ऐसा यूनिट होती है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है ना। बट अदर यूनिट की बात कर लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं। मुझे बताओ कि 1 ml जो होता है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब, कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। और अगर इसको हम कई बार सीसी में भी लिखते हैं तो सीसी भी एक तरह से सेंटीमीटर क्यूब ही है, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, एक ही बात है ना। तो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सीसी, ठीक, ये रिलेशन है, याद रखोगे। अच्छा 1 लीटर जो है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, ठीक है ना। या और मीटर क्यूब कितने हो जाएंगे, 10 to the power -3 मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का जो रिलेशन है वो कितना होगा, 1 मीटर क्यूब का जो रिलेशन है वो होगा क्या, 1000 लीटर होगा। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। लेकिन 1 लीटर को हम बोल सकते हैं 1 डीएम क्यूब। अच्छा डीएम क्यूब क्या होता है, डेसीमीटर, बस डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक रिलेशन है, ये जस्ट याद रखने के लिए, कुछ नई बात कुछ नहीं है, आपको सबको पता ही है ना। अब हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। ये भी आपने कर चुके हो क्वेश्चन, इसमें टेम्परेचर के बारे में लोअर क्लास में पढ़ ही चुके हो। टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो कौन सी होती है बताओ, केल्विन होता है। इसको हम लिखेंगे के से, ठीक है ना, के से लिखते हैं। अब इनमें क्या होता है, हमारे पास जो स्केल है, ठीक है ना, टेम्परेचर की, वो मेनली कितनी है, एक तो लेते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है ना, एक लेते हैं हम क्या केल्विन स्केल का यूज करते हैं, और एक कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है ना। ये हमारे पास स्केल होती है। अब मुझे बताओ इन स्केल में आपस में रिलेशन कैसे स्टेब्लिश होता है, तो वो हम क्या करते हैं, इन स्केल को वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रेफरेंस में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखना इधर, तो मैं यहां बता रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लेते हैं, एमपी वाटर, और हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाटर। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, सभी को पता है, कितना होता है, जल्दी बताओ, 0 डिग्री है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अच्छा इसमें हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ रहा है, 100 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली केल्विन कितना होता है, 273 केल्विन, तो ये 373 केल्विन हो जाएगा। अगेन यहाँ डिफरेंस भी 100, ठीक है ना। और यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आता है बताओ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 180, ठीक है ना। तो अब इनका रिलेशन देखें तो बताओ इसमें सबसे प्रेसाइज, सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट देने वाला कौन सी स्केल है इनमें, सेल्सियस नहीं, अरे वाह लाइन से बोल दो फिर, अब तो एक ही बचा है ना, देखो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब बोलते, देखो डिग्री, आप मुझे बताओ, अच्छा प्रेसाइज मेजरमेंट का मतलब होता है ज्यादा एक्यूरेसी के नियर हो, वैल्यू ज्यादा क्लोज हो। मुझे बताओ एक स्केल के अंदर, सपोज अगर आपको एक स्केल दे दी जाए और उसमें ओनली सेंटीमीटर हो, उसमें मिलीमीटर के लाइंस नहीं हो, तो बताओ मेजरमेंट आप एक्यूरेट कर पाओगे क्या, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर उसमें मैंने मेजरमेंट में क्या कर दिया, अगर उसमें एमएम के भी अगर साइन लगे हुए हो तो हमारा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहां पे भी वही केस है, अगर किसी स्केल में गिवन मेजरमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है,
जितने ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतना ही ज्यादा मेजरमेंट क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ 100 डिजिट या 100 डिजिट और यहाँ 180 डिजिट को मेजर करेगा उसी रेंज में, तो इसका मतलब ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होगी, इसकी होगी। इसलिए हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो किसमें मेजर करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, थोड़ा आसान रहता है। कई जने जो होते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में जो करते हैं उसका रीजन ये होता है क्योंकि थोड़ा सा प्रेसाइज मेजरमेंट रहता है बॉडी, जैसे बुखार आ गया किसी को तो ज्यादा प्रेसाइज मेजरमेंट होता है। हालांकि कई जने पूछते हैं और जैसे होता है जिनको नॉलेज नहीं होता वो कहते हैं, पूछे कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है या बुखार आ गया कितना है, तो कहते 102 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार आ गया, है ना, सुना होगा तुम लोगों ने। तो यस सर। तो वो 102 डिग्री में तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो जिंदा भी रहे, है ना, लेकिन ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, जितना ज्यादा डिजिट होता है वो उतनी अच्छी स्केल मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो फिर हम इसका रिलेशन कैसे सेटअप करें। तो रिलेशन सेटअप करने के लिए क्या होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में, अगर मान लो मैंने कहा 5 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, उसको निकालने का क्या तरीका होता है, जो वैल्यू है माइनस इनिशियल वैल्यू मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय डिफरेंस, इनको इक्वेट कर दो। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जिस वैल्यू को देखना है माइनस इनिशियल वैल्यू जिसको मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस, जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने कॉमन डिफरेंस लिया, बस वही जो मैंने यहां लिख रखा है। तो देखो क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन डिफरेंस 100, सही है। ये बात समझ में आई क्या किया हमने इसको रिलेट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, ध्यान रखना इन तीनों स्केल को हमने एक ही रेंज के लिए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, उसी रेंज में इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 अपॉन 100, क्यों इनिशियल ये 0 डिग्री है, ये इक्वल हो जाएगा केल्विन में, केल्विन की इनिशियल वैल्यू के, फिर माइनस इनिशियल है 273 डिवाइड बाय डिफरेंस, ये आ गया 100। ठीक है ना। सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 32 अपॉन डिफरेंस कितना है 180, अपॉन डिफरेंस कितना है 180। ये हमारे पास इनका आपस में रिलेशन आ गया। तो अब देखो क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 5 केल्विन माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये मेरे पास इनका स्केल का रिलेशन आ गया। ठीक है, करो इसको जल्दी लिखो। तो देखो एक और प्रेशर की यूनिट आ जाएगी, ऐसा यूनिट तो क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या होता है पास्कल। तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर को 180 हो गया, ये 760 mm ऑफ Hg लिक्विड पे मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो थर्मोमीटर होता है उसमें मर्क्यूरी फिल होती है, ठीक है ना, या बैरोमीटर होता है उसमें भी मर्क्यूरी फिल होती है। तो बैरोमीटर की हम बात करें तो उसमें मर्क्यूरी फिल होती है, तो मर्क्यूरी जो है उस लेवल पे ही है। अगर मैं वाटर फिल कर देता हूं तो ये जो 760 mm है उसके बजाय वो 10.33 मीटर आता है, ठीक है ना, वाटर लेवल के ऊपर। हम मर्क्यूरी लेवल लेते हैं, उसके बहुत सारे रीजन है, गैस स्टेट में हम देखेंगे, ठीक है। तो 760 mm, टॉर के अंदर देखें तो 760 टॉर, इसका मतलब MMOHg और टॉर एक ही है। टॉरिसेली ने दिया था, तो उसके रेस्पेक्ट के लिए हमने टॉर यूनिट रखी थी, अब हम यूज नहीं करते टॉर को, ठीक है ना। और पास्कल के अंदर ये वैल्यू होती है अपने पास 1.01325 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो 1 टॉर इक्वल 1 MMOHg और 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। ये सब प्रेशर की यूनिट है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। लिखो इसको। ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा सर, लेफ्ट साइड वाला। क्या सर लेफ्ट साइड में ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। अरे वो एक्चुअली में पता नहीं, अब हुआ। यस ठीक है, अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहां पे क्या होता है, अब हम बात करेंगे
वॉल्यूम एंड मोल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो वीआईपी पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, है ना। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी वो कितना होता है हमारे पास 22.4 लीटर। हालांकि 22.4 एग्जैक्टली नहीं होता, ये 22.7 होता है। और पहले क्या एनटीपी और ये कन्वेंशन में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेटेस्ट कंडीशन उन्होंने चेंजेस कर दिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये होता है 1 मोल का। तो मोल का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। सपोज करो हमारे पास 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना है, ध्यान देना इधर, 1 मोल गैस का वॉल्यूम इतना है, तो 2 मोल का डबल हो जाएगा और हाफ मोल का आधा हो जाएगा। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 एट एसटीपी। अच्छा, ओनली फॉर गैसेज, ये किसके लिए, फॉर गैसेज। तो हमारे पास मोल का जो है ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन गया, 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास। तो मोल इक्वल टू क्या होगा बताओ, W अपॉन MW, V यहाँ पे N अपॉन एवरेगेटर नंबर और V लीटर अपॉन 22.4 एट एसटीपी। ये हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए, ये ध्यान रखना है। ये ओनली फॉर गैसेज होता है, ये ध्यान रखना। अब एसटीपी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो हमारे पास 1 बार और 1 ATM को हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही लेते हैं, ठीक है। तो अब हम जो आगे वाला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन। हालांकि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन का एक पूरा चैप्टर आएगा, आइडियल गैस पूरा चैप्टर ही फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमारे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हम देख लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, पीवी इक्वल टू क्या होती है, एनआरटी। ये इसको लिखते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी को अगर हम देखें तो पी यहाँ पे क्या होगा बताओ, पी तो है हमारे पास क्या, प्रेशर ऑफ गैस, है ना, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, यूनिट क्या होती है प्रेशर की, ये अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रेशर की यूनिट हो जाएगी। वी जो होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही होता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ गैस लिखो या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। टी जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो टी है, ये टी क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर आपको पता है वैल्यू किसमें पुट करेंगे, हम केल्विन में पुट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वैल्यू टेम्परेचर की केल्विन में आएगी। आर जो होता है कांस्टेंट है, उससे बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो हमेशा फिक्स होगी, वो कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 25/3 जूल पर केल्विन मोल, ठीक है ना। और दूसरी तो वैल्यू होती है एक अदर यूनिट में, ये तो जूल यूनिट हो गई। अभी लीटर एटमॉस्फेयर में यूनिट में देखें वो क्या होता है, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। अच्छा, लीटर एटमॉस्फेयर मतलब वॉल्यूम को हमने लीटर में पुट किया, प्रेशर को हमने किसमें पुट किया, एटमॉस्फेयर में, तब हमारे पास ये फॉर्मूला बना है। फिर हमारे पास जो आता है वो, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखता हूँ 1/12.1 अप्रोक्स, है ना। तो या कई जगह पे हम 1/12 ही लिखते हैं, वो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होता है इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये भी यूनिट हुई लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास आ गया। अगर कैलोरी में वैल्यू लेनी है तो जूल की बजाय कैलोरी लेते हैं 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, बाकी हमें पता ही है कि हम यहाँ पे इसको देखें तो ये पोर्शन जो है थोड़ा सा, तो यहाँ वाला पोर्शन देखो, इसमें तो मोल जो एन जो होता है, यहाँ पे एन जो हमारे पास होता है वो एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जिस गैस के मोल्स की बात करेंगे। और आपको पता है मोल का फॉर्मूला W/mW और N/Na, और अभी हमें पता चला V/22.4 लीटर एट एसटीपी भी होता है, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि भाई 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो वो कैसे आया, तो वो हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। हमें एन पता है 1 मोल, टेम्परेचर में पता है एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है वैसे तो, लेकिन हम उसको 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं क्योंकि 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार, और ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो गए। तो दोनों एटमॉस्फेयर और बार ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं।
जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा, वॉल्यूम एन की वैल्यू पुट की यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि प्रेशर को हम रख रहे हैं क्या एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम को निकाल रहे हैं लीटर में, तो मेरे पास लीटर एटमॉस्फेयर वाली यूनिट वाला फॉर्मूला आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा तो 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 1 ATM। जब सॉल्व किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 22.4 आता है। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली, वैसे 22.7 आता है लेकिन हमारे यहाँ पे हम 22.4 ही लेके चल रहे हैं अभी तक, जब तक कि कोई स्पेसिफाइड नहीं होगा। एनसीईआरटी में हर जगह 22.4 ही ले रखा है, एक जगह पे जो है एक चैप्टर है उसमें थोड़ा अलग ले रखा है, बट वो उस समय देखेंगे। एग्जाम में हमें 22.4 लेके चलना है, ठीक। अब मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ 2 मोल गैस ऑफ 44.8 लीटर वॉल्यूम एट 546 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, कुछ नहीं, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। हमें प्रेशर फाइंड करना है तो सबसे पहले बताओ एन की वैल्यू दे रखी है कितनी, एन की वैल्यू दे रखी है 2 मोल, ठीक है ना। एन अपने पास 2 मोल है, ठीक, एन 2 मोल हो गया। वॉल्यूम कितना है हमारे पास 44.8 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास कितना दे रखा है 546 केल्विन, और प्रेशर कितना दे रखा, वॉल्यूम कितना, सॉरी आर की वैल्यू क्या लेंगे, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर निकालना है एटमॉस्फेयर में, तो आर की वैल्यू क्या करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर वाली, ये वाली लेंगे 0.0821, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर वाली, ठीक है ना, यूनिट नहीं लिखना मैं यहाँ पे। तो अब देखो, अब हमारे पास P निकालना है तो P इक्वल टू क्या आएगा बताओ, ये फॉर्मूला रहा हमारे पास NRT अपॉन क्या आएगा V, ठीक है, NRT अपॉन V। अब देखो इधर हमें पता है P 1 ATM कब आता है, जब वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो 22.4। देखो तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे मोल्स हमारे पास आ गए 2, 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 546 डिवाइडेड बाय हमारे पास 44.8, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर मैं ये वैल्यू को इस तरह से लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हर चीज डबल हो गई, देखो इधर टेम्परेचर 273 से डबल हो गया, ठीक है, मोल्स अगर 1 है उसकी जगह डबल हो गया, और वॉल्यूम जो 22.4 आ रहा था उससे डबल हो गया, तो प्रेशर भी जो है वो 1 ATM की बजाय कितना आएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम NRT अपॉन P को 22.4 ले रहे हैं, अगर ये वैल्यू ये होती है तो, ठीक है ना, या 1 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन 22.4 आता तो प्रेशर आता 1 ATM। तो यहां पे उसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो सिंपल है वैसे तो, और कोई डाउट है तो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक है ना, एट STP। अच्छा, वॉल्यूम भी निकालना कहां पे, STP पे कैलकुलेट करना है। तो पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मोल इक्वल W अपॉन MW, N अपॉन NA, V लीटर अपॉन 22.4 एट STP। हमें V लीटर निकालना है, तो V लीटर क्या करेंगे 22.4, अगर मोल गिवन है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मोल से, तो मोल इंटू 22.4 लीटर। अगर मास गिवन हो तो मोल की जगह मास का फॉर्मूला हो जाएगा W अपॉन MW इंटू 22.4, और अगर नंबर गिवन हो तो N अपॉन NA इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन हमारे सामने है, तो 0.1 मोल ऑफ O2। तो फर्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, हमारे पास V1 है ना, V1 देखते हैं, V1 क्या है हमारे पास बताओ, मोल गिवन है तो मोल इंटू 22.4, तो मोल कितना हमारे पास 0.1 इंटू 22.4, तो यह आएगा 2.24 लीटर एट STP, ठीक है ना। एक तो ये आ गया। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये दिस CO2 मॉलिक्यूल गिवन है, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा N अपॉन NA। तो V2 इक्वल टू क्या होगा N अपॉन NA इंटू 22.4। तो N कितना है हमारे पास बताओ 1.505 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन
6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 22.4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 टाइम्स गया और ये आएगा हमारे पास 5.6 लीटर एट एसटीपी। तो एसटीपी पे अपने पास 5.6 लीटर आ गया। और थर्ड जो आएगा हमारे पास V3, उसका देखो मास गिवन है, तो W अपॉन MW इंटू 22.4 वाला फॉर्मूला। W कितना अपने पास बताओ? W जो है हमारे पास 11.2 ग्राम में। नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आएगा 22.4। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये 28 से ये जा रहा है कितना, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 0.4 है तो क्या होगा, 16 फॉरवर्ड 16 9 और यहां पे आ जाएगा अपने पास 4 2 8, ठीक है ना। तो 8.96 लीटर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास ये सारी वैल्यू आ ही गई। तो अब ऑर्डर क्या आएगा बताओ? ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, ऑर्डर ऑफ जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा क्या, V3, फिर वैल्यू आएगी V2 की और सबसे कम कौन आएगा, V1 आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है इसका वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड, पीवी टू एनआरटी के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन कर लिया। तो ये हमारे पास जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, मेजरमेंट भी आ रहा है, सब कुछ है, वो सारी वैल्यूज हमने कंप्लीट कर ली। तो आप जो इसको देखें